हेलो फ्रेंड्स, कल हमने कैम्बियम के बारे में जाना। कैम्बियम के प्रकार, कैम्बियम का निर्माण कैसे होता है, ये सब जाना। आज हम जिक्र करेंगे कि किस प्रकार जो कैम्बियम का मुख्य कार्य है वो है सेकेंडरी ग्रोथ, कि तने में और जड़ में किस प्रकार से द्वितीयक वृद्धि करती है और कैसे द्वितीयक वृद्धि होती है, ये इसका मेन कार्य होता है। तो हमने कल इसके बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि भाई किस प्रकार से ये द्वितीयक वृद्धि करती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए देखो, कल हमने बताया था कि जो पोलीय एधा और जो अंतरा पोलीय एधा, ये दोनों एधा जब मिल जाती है इस तरह से गोल गोले बन जाती है और आगे को रिंग बन जाती है एधा की, इस एधा को यानी कि इस कैम्बियम को हम दोनों को मिलाकर के कहते हैं वस्कुलर कैम्बियम या संवहन एधा, वस्कुलर कैम्बियम। तो इसी वस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता के कारण जो अंदर की तरफ है उधर जाइलम बनेगा और बाहर की तरफ हमेशा फिलोएम बनता है, और फिर भी एक कैम्बियम की परत इनके बीच में रह जाती है। और वो संरचना देखो किस प्रकार से बनती है, हम देखते हैं। देखो इसमें प्रोटोजाइलम और प्रोटोफिलोएम ये तो है ही, ठीक है। प्रोटोजाइलम देखो, हमको पता है कि अंदर की तरफ बनेगा जाइलम, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जाइलम की वलय है, ठीक है। अंदर की तरफ जाइलम बनता है। एक चीज और है जो हम बताना चाहते हैं कि देखो, जब ये पहला वाला सबसे पहले ये जाइलम बना हुआ है, ठीक, तो सबसे पहले जो जाइलम बना हुआ है उस जाइलम को हम नाम देते हैं प्रोटोजाइलम, आदि दारुक या आदि दारू, आदि दारू। और ऐसे ही जो सबसे पहले फिलोएम बनता है उस फिलोएम को हम नाम देते हैं प्रोटोफिलोएम, आदि पोषवाह। तो इसमें हम देख रहे हैं भाई ये आदि दारू है, यानी कि ये प्रोटोजाइलम है और ये बाहर की तरफ प्रोटोफिलोएम है। तो नया बनने वाला जो भी जाइलम होगा, ध्यान रहे कि नया बनने वाला जो भी जाइलम होगा वो सब इस प्रोटोजाइलम और प्रोटोफिलोएम के बीच में बनेगा। नया बनने वाला जो भी जाइलम होगा जिसको हम सेकेंडरी जाइलम कह रहे हैं, तो वो सेकेंडरी जाइलम हमेशा प्रोटोफिलोएम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फिलोएम दोनों ही हमेशा प्रोटोफिलोएम और प्रोटोजाइलम के बीच में बनेगा। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि ये संरचना में ऐसे न बना करके और इस तरह बनाता हूं, ये एधा है, समझिए ये एधा है और ये जाइलम बना है, समझो ये जाइलम बना है, ये पूरा जाइलम बना है, ऐसे ये जाइलम बना है। ये पहले था प्रोटोजाइलम, ये इस तरह से ये प्रोटोजाइलम था, ठीक है। उसके बाद ये बन गई कैम्बियम, ये हम कह रहे हैं ये कैम्बियम है। ये कैम्बियम की रिंग है ये वाली। उसके बाद यहां पर बना प्रोटोफिलोएम, सॉरी सेकेंडरी फिलोएम, ये बना सेकेंडरी फिलोएम। और बिल्कुल इसके जस्ट सामने यहाँ ये बनेगा प्रोटोफिलोएम, ये बनेगा प्रोटोफिलोएम, ये बनेगा प्रोटोफिलोएम, ये बनेगा प्रोटोफिलोएम और ये बनेगा प्रोटोफिलोएम। और उसके बाद वो वल्कुट एंडोडर्मिस, सॉरी वल्कुट पहले आएगी, पेरिसाइकिल, फिर आएगी एंडोडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन हाइपोडर्मिस, देन एपिडर्मिस, वो सब बात की बात है। तो ये है ना, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक ये। तो दिस इज प्रोटोफिलोएम, दिस इज प्रोटोजाइलम, दिस इज सेकेंडरी फिलोएम, ये सेकेंडरी फिलोएम है, और दिस इज सेकेंडरी जाइलम, ये सब सेकेंडरी जाइलम है, ठीक।
अब यहाँ पर जो मेन बात है समझने की वो थोड़ी सी ये है कि जो जो सेकेंडरी ग्रोथ आगे बढ़ती है जो जो सेकेंडरी ग्रोथ आगे बढ़ती है त्यों त्यों ये जो हमारा प्रोटोजाइलम है ये भीतर की तरफ आता जाता है, ठीक है, और जो प्रोटोफिलोएम है वो बाहर की तरफ जाता है। ये बात ध्यान रखना कि प्रोटोजाइलम हमेशा भीतर की तरफ ही रहेगा और प्रोटोफिलोएम हमेशा बाहर की तरफ रहेगा। देखो ये जो सवाल ये अपना चल रहा है कि भाई सेकेंडरी ग्रोथ में होता क्या है, तो जाइलम भीतर की तरफ बनेगा। एक चीज और समझने की है यहाँ पर कि जो प्राइमरी जाइलम होता है, प्राइमरी जाइलम कहें या हम प्राइमरी फिलोएम कहें, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फिलोएम, इन दोनों के अंदर ही प्रोटोजाइलम और प्रोटोफिलोएम, मेटाजाइलम और मेटाफिलोएम, यानी कि जो प्राथमिक जाइलम है उसी का डिवाइडेशन होता है प्रोटोजाइलम और प्रोटोफिलोएम में या मेटाजाइलम मेटाफिलोएम में, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम में या सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो उसमें इस तरह का डिफरेंशिएशन नहीं होता कि वो प्रोटोजाइलम है या प्रोटोफिलोएम है, वो एक ही तरह का बनता है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फिलोएम। प्रोटोजाइलम जो शुरू में बनता है, सबसे पहले जो बनता है देखो ये यहाँ पर ये प्रोकैम्बियम था, तो सबसे पहले फिलोएम, सबसे पहले जाइलम बना, इसको हम कहेंगे प्रोटोजाइलम प्रोटोफिलोएम। उसके बाद जितने भी बनेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ की हम बात नहीं करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ के अलावा भी जाइलम फिलोएम बनते हैं, लेकिन वो अक्षीय तंत्र में बनते हैं, सीधे ऊर्ध्व तंत्र में, साइड में नहीं, मतलब मोटाई में वृद्धि नहीं करेंगे, लेकिन वैसे बनेंगे तो उनको हम कहेंगे अदर देन कि प्रोटोजाइलम के बाद जितने भी जाइलम बनते हैं उन सभी जाइलम को या जितने भी फिलोएम बनते हैं उन सभी फिलोएम को हम मेटाजाइलम और मेटाफिलोएम कहते हैं। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो उस कंडीशन में प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, हम कह रहे हैं प्रोटोजाइलम और प्रोटोफिलोएम के बीच में ही सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फिलोएम बनेगा। इसका मतलब है कि जो सेकेंडरी जाइलम जो है वो प्रोटोफिलोएम को बाहर की तरफ धकेलेगा और प्रोटोजाइलम को अंदर की तरफ धकेलेगा। तो होगा ये कि धीरे धीरे जब तक अंदर की तरफ वृद्धि रहेगी, मतलब जगह रहेगी ये वाली, ये जगह जिसको हम पित्त कह रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब जाइलम इसमें बढ़ेगा तो ये पूरी जगह यहाँ पर भर दी जाएगी, यहाँ पर कुछ भी खाली नहीं रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि प्रोटोजाइलम धीरे धीरे क्रश हो जाता है, मर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, उसकी जगह पर सेकेंडरी जाइलम आ जाता है। अब जो प्रोटोफिलोएम उसका क्या होता है, फिलोएम का क्या होता है, फिलोएम हमेशा बाहर बनेगा, ठीक है, फिलोएम हमेशा किधर बनेगा, बाहर बनेगा। तो फिलोएम जो है वो बाहर की तरफ बढ़ रहा है, बाहर की तरफ है छाल, अब छाल को तोड़ के तो बाहर जा नहीं सकता। देखो दो चीजें हैं, एक समय जब तने में कहो या अंदर की तरफ मज्जा है, जगह है, तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उस समय जो लगातार जाइलम बढ़ रहा है वो अंदर की तरफ वृद्धि करेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो जगह भर जाती है। जब वो जगह भर जाती है तो उसके बाद अब जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है वो सेकेंडरी जाइलम अब दबाव डालता है बाहर की तरफ, ये इधर दबाव डालेगा, जिससे क्या होगा कि जो जाइलम और फिलोएम की जो वलें हैं वो बाहर की तरफ सरकेंगी, क्योंकि अंदर तो जगह है नहीं भाई, अंदर तो जितना पहले वो एडजस्ट होना था वो हो चुका, अब वो इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है अंदर कि अंदर तो बिल्कुल सेल्स के लिए जगह बची नहीं कि वो अंदर की तरफ और जाइलम बना सके, लेकिन जाइलम तो लगातार बनेगा। तो वो जो जाइलम बनता है वो जाइलम अब धीरे धीरे बाहर की तरफ दबाव डालता है। जब वो बाहर की तरफ दबाव डालता है तो उस दबाव के कारण जो फिलोएम है ना वो बाहर की तरफ सरकेगा, फिलोएम बाहर की तरफ सरकेगा, और फिलोएम के बाहर की तरफ इतनी जगह है कि वो कितना ही फैल सकता है, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट पड़ा है, बाहर का पूरा जो उसकी जगह है पेड़ की या वृक्ष की वो पूरी पड़ी है। लेकिन उसके लिए भी एक समस्या है कि बाहर कितना जाएगा, बाहर छाल है, वो छाल उसको जाने नहीं देगी, तो इधर से जाइलम दबाव डालता है, उधर से छाल दबाव डालती है, तो दोनों के बीच में आकर के जो फिलोएम होता है वो पिस जाता है, क्रश हो जाता है।
इसलिए फिलोएम की बहुत छोटी सी परत पाई जाती है और जाइलम बहुत मोटा होता है, बहुत बड़ा होता है। अगर आप किसी वृक्ष की तने की जब कोई तना काट दिया है, अनुप्रस्थ काट देखते हैं, तो उसमें आपको नजर आएगा कि ब्लैक और जो काला वाला भाग है वो सबसे ज्यादा है और बाहर की तरफ का जो सफेद या कुछ मटमैले रंग का जो भाग है वो कम है। तो जो बिल्कुल लाल कलर का या ब्लैक कलर का, ब्लैक या ज्यादा डार्क ब्राउन जो कलर है, वो जो लकड़ी है, जो कास्ट है, वो पूरा जाइलम होता है, मजबूत होता है, टाइट कॉम्पैक्ट होता है और उसी को हम इमारती लकड़ी के रूप में यूज में लेते हैं। अब बात ये आती है, धीरे धीरे हम थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं। ये तो हो गई सेकेंडरी ग्रोथ की बात। अब हम थोड़ा डाइवर्ट होते हैं। देखिए, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फिलोएम, इनकी संरचनाएं बिल्कुल अगर देखा जाए तो, अगर आप पढ़ेंगे तो जाइलम और जो हम पढ़ चुके हैं तीसरे चैप्टर में, जहां हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़े थे, बिल्कुल सेम ऐसी ही होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा ही फर्क होता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा डाइवर्ट करते हैं अपने दिमाग को और टॉपिक जो है उसको बदलते हैं। बदलते कैसे हैं? देखो, मैंने इस डायग्राम को मिटाया नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि इसी जगह से हमको टॉपिक चेंज करना है, तभी समझ में आएगा। देखो, बात यह है कि जब अंदर की तरफ जाइलम बढ़ रहा है, ठीक है, और बाहर की तरफ फिलोएम बढ़ रहा है, यानी कि जो वस्कुलर कैम्बियम है, जो संवहन एदा है, वो केवल जाइलम और फिलोएम को बढ़ाती है। लेकिन उससे बाहर के जो ऊतक हैं या जो परतें हैं या जो लेयर्स हैं, जैसे पेरिसाइकिल, परिरंभ, अंतःत्वचा, वल्कुट, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करती है। यानी कि ये अंदर की तरफ तो बढ़ा रही है जाइलम फिलोएम को, लेकिन बाहर की तरफ कोई परिवर्तन नहीं कर रही है। अब एक बात सोचिए कि जब जिस हिसाब से अंदर की तरफ बढ़ता है आयतन, उस हिसाब से बाहर की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन वो जाइलम और फिलोएम को बराबर दबाव डाल रहा है बाहर की तरफ कि बढ़, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा है। इस कंडीशन में जब बराबर अंदर से बाहर की तरफ दबाव आता है, या हम ये कहें कि भाई जिस अनुपात से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फिलोएम का निर्माण हो रहा है, उस अनुपात में बाहर की जो लेयर्स हैं उनमें वृद्धि नहीं होती है। इस वजह से बाहर की तरफ से छाल फट जाती है, या हम कहें कि पौधे की जो एपिडर्मिस है वो बाहर से फट जाती है और उसमें दरार आ जाती है, जो बाद में छाल का निर्माण करती है। इसको हम बिल्कुल ऐसे ही ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कांच का गिलास है और उस कांच के गिलास में हम अंदर की तरफ गर्म पानी डाल देते हैं, गर्म चाय डाल देते हैं, तो आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि वो गिलास जो है वो चटक जाता है, टूट जाता है। ये मेरे साथ हुआ, मैंने जैसी गर्म चाय डाली, उसमें जो पैंदा बाहर हो गया, उसका जो बॉटम था वो बाहर घेरा रह गया मेरे हाथ में, तो हो जाता है ऐसा। लेकिन सभी कांच में नहीं होता, आजकल तो कांच का बोरोसिलिकेट के आते हैं, इसलिए नहीं। तो जो नॉर्मल कांच के गिलास होते हैं जो सिर्फ पानी के लिए होते हैं, उनमें हम गर्म पानी और गर्म चाय या गर्म दूध डालने से चटक जाते हैं। कारण इसका ये है कि जब हम किसी गिलास के अंदर गर्म पानी या गर्म चाय डालते हैं तो उसकी जो अंदर की सतह है उसमें वृद्धि होती है, लेकिन बाहर की सतह में वृद्धि नहीं होती, इसलिए वो चटक जाता है। ऐसे ही इसमें है कि अंदर की तरफ तो वृद्धि हो रही है, लेकिन बाहर की जो लेयर्स है उनमें कोई वृद्धि नहीं होती, इसलिए ये चटक जाती है या फट जाती है। तो इसको हम कहते हैं छाल। अब छाल जो है, इसके लिए एक नया नाम है जिसे हम कहते हैं पेरिडर्म, परिचर्म, बार्क, कई नाम है इसके। तो आज का इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो सेकेंडरी ग्रोथ प्लस छाल का। तो आज हम बात करेंगे
पेरिडर्म। हिंदी में कहेंगे परिचर्म, हिंदी में कहेंगे परिचर्म। अब ये तो हमने आपको बता ही दिया कि भाई किस प्रकार से परिचर्म का निर्माण होता है। अंदर की तरफ वृद्धि ज्यादा हो जाए और बाहर की तरफ जाइलम फिलोएम की मात्रा बढ़े नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा बाहर की जो एपिडर्मिस है, जो तनी की जो बाहरी सतह है, वो जगह जगह से तलक जाती है, चटक जाती है, तो उस कंडीशन में फिर छाल का निर्माण होता है। तो इस कंडीशन में जब परिचर्म की हम बात करते हैं, तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अंदर की तरफ बढ़ती हुई आयतन बाहर के आयतन के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाता है और उस कंडीशन में बाहर की तरफ भी चटक जाती है, तलक जाती है। अब मेन बात यह है कि जो कॉर्क हम कहें, चाहे इसको छाल कहें, चाहे बार्क कहें, चाहे परिचर्म कहें, कुछ भी कहें, सपोज दैट मान लीजिए कि जो तिड़की है, जो दरार आई है, अगर उस दरार की हीलिंग ना हो तो तने के अंदर गहरे गहरे गड्ढे बन जाएंगे और जो लकड़ी है या जो काष्ठ है वो किसी काम की नहीं रहेगी। दूसरे ये कि जो सेल्स है वो मतलब जब छाल हट जाएगी तो फिर कोई भी कीट आसानी से पौधे की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन का डर रहता है। तो उस तरह से छाल जो है वो पौधे की रक्षी परत है और वो छाल का जो निर्माण है वो लगातार किया जाना चाहिए। अब इसमें देखो बात ये है, आखिर छाल बनती किससे है, हम थोड़ा पहले ये देख लेते हैं। देखिए कि जाइलम तो लगातार अंदर की तरफ है, बन रहा है, फिलोएम जो वो बाहर की तरफ बढ़ रहा है। अब छाल के रूप में निकलता क्या है? देखो बात यह है कि फिलोएम लगातार बाहर की तरफ जाएगा और हर वर्ष हम जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो हर वर्ष जो फिलोएम होता है वो बाहर की तरफ भेजा जाता है। अब ये समझिए कि जो जैसे मान लो एक ये फिलोएम है, सबसे पहले ये बना था, उसके बाद ये फिलोएम बना, फिर एक और फिलोएम बना, फिर और एक बना, फिर और एक बना, फिर और एक बना, इस प्रकार से बहुत सारी परतें फिलोएम की बन जाती है। अब चूंकि ये सेकेंडरी फिलोएम है, प्राइमरी नहीं है, इसलिए अब जो बाहर वाला, सबसे बाहर वाला जो फिलोएम है, अब देखो इस फिलोएम के अंदर फिलोएम थोड़ी है, इसमें परिनम्ब भी है, इसमें एंडोडर्मिस भी है, इसमें कॉर्टेक्स भी है, इसमें हाइपोडर्मिस भी है, इसमें एपिडर्मिस भी है, लेकिन ये सब होते बहुत पतली सी परत के रूप में होते हैं, ज्यादा मोटाई, ज्यादा गहराई इनकी नहीं होती है। ठीक है, तो बाहर वाला जो फिलोएम है ना वो मृत हो जाता है, या हम ये कहें कि बाहर वाले जो सेल, जो भी लेयर है वो सब मृत हो जाती है, क्योंकि उन तक भोजन मतलब भोजन का जो वाटर है या फिर जो भी उनके जीवित रहने के लिए जो चाहिए वो पहुंच ही नहीं पाता है और धीरे धीरे वो मृत हो जाती है। तो ये तो देखो हर वर्ष का काम है, पूरे वर्ष में कितने बार जाइलम बनेगा, क्योंकि देखो मार्च से लेकर के और अक्टूबर तक एनवायरनमेंट का टेम्परेचर एकदम बढ़िया रहता है और उस समय सबसे ज्यादा सेकेंडरी ग्रोथ होती है और उस समय सबसे ज्यादा जाइलम और फिलोएम का निर्माण होता है। और जो सर्दियां हैं उनमें थोड़ा कम हो जाता है, तो जब ज्यादा होगा उस समय ज्यादा जाइलम बनेगा, ज्यादा फिलोएम बनेगा। तो इस प्रकार से जो बार्क है, जो छाल है, उसकी मात्रा भी इसी तरह से डिपेंड करेगी। तो जो बाहर की जो लेयर है वो सब छाल बनाती है। अब यहां हम बात करेंगे परिचर्म की। अब देखो बात यह है कि जब एक बार छाल फट जाती है, दरार आ जाती है, तो उस छाल का भी हीलिंग, या हम कह सकते हैं जो घाव बना है उसको भरना जरूरी होता है। तो ये कैसे बढ़ती है हम यहाँ पर इसका डिस्कस करेंगे। तो देखो अब यहाँ पर संवहन इरा या मस्कुलर कैम्बियम से हमें कोई मतलब नहीं है, उसका जो काम था वो कर चुकी है।
है या वो कर रही है। उसका काम है केवल जाइलम और फिलोएम को बनाना, तो वो बना रही है। अब हमको देखना है कि बाहर की तरफ की जो ऊतक हैं या जो लेयर्स हैं वो किस प्रकार से उस फटने की चीज को रोकते हैं। तो देखो, सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, ये हम जानते हैं, एपिडर्मिस। उसके बाद हम कहें तो हाइपोडर्मिस, उसके बाद हम कहेंगे कॉर्टेक्स यानी कि वल्कुट, ये अधस त्वचा है, ये कॉर्टेक्स वल्कुट है। उसके बाद हम और अंदर जाएंगे, सबसे अंदर की तरफ होती है एंडोडर्मिस, अंतस्थ त्वचा, और उसके बाद हम जाए तो ये होती है पेरिसाइकल। ये 5 लेयर्स फिलोएम से पहले पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो 5 लेयर्स हैं, ये 5 लेयर्स, ये सब परमानेंट टिश्यू हैं, यानी कि अब ये परमानेंट हो चुकी है, ये विभाजन की क्षमता नहीं रखती है, ठीक है। स्थायी ऊतक हैं, इनके अंदर डिवाइड होने की क्षमता नहीं है। अब होता ये है, देखो कि जो ये परमानेंट टिश्यू हैं, ये वाले परमानेंट टिश्यू, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है और बाहर की तरफ लगातार दबाव पड़ता है, जिससे जो बाहर की जो लेयर्स है वो चटकती हैं, दरार आती है, तो उस समय इनमें से कोई सी भी लेयर, जरूरी नहीं है कि वो यही हो, ये हो, ये हो, कोई सी भी लेयर अब मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, अर्थात विभज्योतकी हो जाती है, और उसको हम कहते हैं अब कॉर्क कैम्बियम। क्या कहेंगे उसको? कॉर्क कैम्बियम या काग एधा। कॉर्क मतलब छाल और काग, और कैम्बियम मतलब एधा, इसको कहेंगे हम कॉर्क कैम्बियम। अब जो कॉर्क कैम्बियम है, ये कॉर्क कैम्बियम अब उस बढ़ते हुए आयतन के साथ साथ सेल्स का निर्माण करती है और बाहर की तरफ जो दरार होती हैं उनको रोकने का काम करती है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो अपनी परिचर्म है या पेरिडर्म है, इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी परतें हैं? नंबर 1, पहली परत का नाम तो है कॉर्क कैम्बियम, या इसे हम एक नाम और है, इसे हम फैलोजन भी कहते हैं, फैलोजन, कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन। हमने देख लिया भाई फैलोजन कहां से बनती है, कि जो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये सब परतें जो है, इन परतों में से कोई भी एक परत जो परमानेंट टिश्यू पहले बनी हुई थी, वो अब दोबारा से विभज्योतक हो जाती है, और विभज्योतक होने के बाद अब वो नई सेल्स का निर्माण करेगी, जो दरारें बन रही थी उन दरारों को बनने से रोकेगी या उनकी हीलिंग करेगी, तो उसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। इसका एक नाम और है फैलोजन। ये भी एक द्वितीयक विभज्योतक है, ध्यान रखना। कॉर्क कैम्बियम क्या है? एक सेकेंडरी मेरिस्टेम है। सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि देखो ये प्राइमरी जो ये हो गई जिनसे इनका निर्माण हुआ, उसके बाद दोबारा से रिकॉल करें तो पहले होता है मेरिस्टेम, प्राक विभज्योतक, प्रोमेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम की सेल्स लगातार डिवाइड करती है, तब जो ऊतक बनता है या डिफरेंशिएशन होता है उसको हम कहेंगे प्राइमरी टिश्यू। देन प्राइमरी टिश्यू फिर दोबारा से जब मेरिस्टेम हो जाता है इस तरह से, और उसके बाद फिर विभेदन होता है ना, तो उसको हम कहते हैं, या जो मेरिस्टेमेटिक हुआ है उसको हम कहेंगे द्वितीयक विभज्योतक। ये एक द्वितीयक विभज्योतक है। और जब इस द्वितीयक विभज्योतक से वापस से दोबारा सेल्स बनेंगी या टिश्यू बनेगा जो डिफरेंशिएट होगा, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी टिश्यू, ठीक है। तो ये एक सेकेंडरी टिश्यू है जो लगातार दुनिया भर की सेल्स बनाएगा ताकि जो बाहर की तरफ दरारें हैं वो इसके अंदर नहीं आए। उसके बाद दूसरा जो इसका
अवयव है पेरिडर्म का, उसका नाम है कॉर्क। हिंदी में कहेंगे काग, और इसको हम एक नाम और देते हैं, इसका नाम है फेलम। कॉर्क और फेलम। तो जो काग का निर्माण है या कॉर्क जो है, ये फैलोजन के बाहर बनता है। इसकी कोशिकाएं जीवित नहीं होती, मृत होती हैं, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में लगभग सुबेरिन वगैरह का जमाव होता है। अगर हम इसको डायग्राम के हिसाब से देखें तो इस प्रकार से देखो, इसकी वो होती है कंडीशन, कहाँ पर फैलोजन है, कहाँ फैलम है, कहाँ फैलोडर्म है। देखो जैसे ये सेल्स हैं, सबसे बाहर की तरफ होता है फेलम कॉर्क, अंदर की तरफ होती है कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन। ये फैलोजन है, और सबसे अंदर होता है फैलोडर्म काग अस्तर। तो देखो जो सेल्स मैंने बताया था अभी कि जो बाहर की तरफ होगा वो मृत होगा, तो जो काग है इसको हम छाल कहते हैं, वास्तविक छाल, वो वास्तव में मृत होता है। ठीक है, तो वो जो काग है वो बाहर की तरफ है, वो मृत ही है, और जो काग अस्तर है जो अंदर की तरफ है वो जीवित है। तो यहाँ पर मैंने 3 तरह की इंक यूज की है। देखो यहां से यहां तक का जो ये है, इसको मैं कहूंगा फेलम काग या कॉर्क। यहां से यहां तक का जो है, इसको मैं कहूंगा कॉर्क कैम्बियम, और फैलोजन। और जो ये है सबसे अंदर की तरफ, इसको मैं कह रहा हूं नंबर 3, ये होता है फैलोडर्म काग अस्तर। फैलोडर्म इस तरह से होते हैं। तो देखो ये जो फैलोजन है, ये लगातार देखो बाहर की तरफ जो सेल्स बनाती है वो छाल के रूप में जाएंगी, अंदर की तरफ जो सेल्स बनाएंगी ये यहाँ पर कॉर्टेक्स बनाएगी, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। जो फैलोडर्म है, जो उसको हम काग अस्तर कहते हैं, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और इनकी जो आकृति वो बहुभुजी आयताकार कुछ भी हो सकती है, लेकिन जीवित होती हैं। तो जीवित होती है तो ये वर्णकुट की कोशिकाएं, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और ये काग अस्तर होता है। तो इस तरह से ये जो पेरिडर्म है उसमें 3 स्तर होते हैं। पहला है कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन, दूसरा होता है कॉर्क और फेलम, और तीसरा होता है फैलोडर्म जो सबसे अंदर होता है। ध्यान रहे इन तीनों स्तरों में सबसे बाहर होता है वो फेलम होता है, बीच में जो होता है वो कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन होता है, और सबसे अंदर की तरफ होता है वो फैलोडर्म होता है। ये आपको इनका क्रम याद रखना है। और ये बताइए थी आपको भाई, ये कॉर्क कैम्बियम जो है वो मेन है, क्योंकि यही कॉर्क और फेलम और फैलोडर्म का निर्माण कर रहा है। तो ये थी भाई आज सेकेंडरी ग्रोथ और कैम्बियम के जो कार्य थे उनकी संरचना, उनकी डिस्क्रिप्शन, और पेरिडर्म जो छाल है उसका निर्माण। कल हम कुछ और टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।